हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई विद अदिति रोया। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आप लोग की इको बुक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एंड देन हाउ कैन मोर जॉब्स बी क्रिएटेड, कि इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट करी जा सकती है। Also, if you don't have your Eco NCERT right now, I have provided a link to the PDF of the Economics NCERT in the description down below. Check it, download it, and keep it ready for this video. Let's start. In the previous video, we discussed कि हमारी economic activities को हम basic कैसे classify कर सकते हैं, जहाँ पे हमने classification discuss किया था into primary, secondary, and the tertiary sector. अब अगर ये फर्स्ट ग्राफ जो आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा है, इस फर्स्ट ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें। सो दिस ग्राफ शोज कि तीनों सेक्टर्स का हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। इस ग्राफ में दो बार्स हैं, एक पहला बार है 1973-74 का, और जो दूसरा बार है वो है 2013 और 14 का। जो पहला वाला बार है उसको देख के हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि 1973-74 के आसपास प्राइमरी सेक्टर वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी। ये प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा था। 2013 और 14 आते आते ये जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ये तो बहुत कम रह गया, और जीडीपी में मेन कंट्रीब्यूशन हो गया हमारे टर्चरी सेक्टर का। बल्कि टर्चरी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन देखा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी के कंबाइंड प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है। दैट इज़ हाउ मच द टर्चरी सेक्टर हैज़ रिजन इन इम्पोर्टेंस ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। लेकिन वहीं पे अगर इसके नीचे एक दूसरा ग्राफ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप ये वाला सेकंड ग्राफ कंसिडर करें, तो ये वाला ग्राफ में बताता है कि तीनों सेक्टर्स कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इस वाले ग्राफ में फिर से दो बार्स हैं, एक बार 1973-74 का और दूसरा बार अगेन 2013-14 का। सो ये वाला ग्राफ देख के हमें क्लियरली पता चल जाता है कि 1973-74 में भी प्राइमरी सेक्टर ही मेजर एम्प्लॉयर था, और 2013 और 14 में भी हमारी कंट्री की ऑलमोस्ट 50% जनता को एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर से ही मिल रही थी। सो जहाँ पे हमारा जीडीपी वाले ग्राफ में हमें एक क्लियर शिफ्ट देखने को मिलता है कि जहाँ पहले प्राइमरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट था, अब वो इम्पोर्टेंस में एक शिफ्ट आ गया है टुवर्ड्स टर्चरी सेक्टर। सिमिलर शिफ्ट हमें एम्प्लॉयमेंट वाले ग्राफ में देखने को नहीं मिलता। इन बोथ द ग्राफ्स ओवर 40 ईयर्स ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिला है, और प्राइमरी सेक्टर स्टिल इज़ द मेजर एम्प्लॉयर। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो बढ़ी, लेकिन उनमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। There were not many job opportunities that were created in the primary and the secondary sector. Also, one more conclusion जो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि टर्चरी सेक्टर में 2013-14 में 27% ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी, लेकिन वो 27% पॉपुलेशन हमारे जीडीपी का या नेशनल इनकम का 60% से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। और वहीं पे प्राइमरी सेक्टर जिसमें हमारी कंट्री की आधी पॉपुलेशन 49% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, वो लोग मिलके हार्डली 15% जीडीपी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इट शोज कि क्लियरली प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। क्लियर कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ इज कि प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग इस समय एम्प्लॉयड हैं। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे लोग काम तो कर रहे हैं, देखने में तो लगता है कि दे आर एम्प्लॉयड, but they are actually working less than their potential. वो अपने पूरे पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, अपना 100% पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे। और अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में से अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को रिड्यूस कर भी दिया जाए तो इट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल ऑफ दैट सेक्टर। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। मान लेते हैं कि एक फैमिली के 5 मेंबर्स हैं जो कि एक फार्म पे काम करते हैं। अब उन 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें कहीं पे जॉब मिल जाती है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब करने चले जाते हैं, और अब फार्म पे 3 लोग हैं जो काम कर पा रहे हैं। जब 5 लोग थे तब भी फार्म की प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 10 kgs थी, और अभी 3 लोग हैं तब भी फार्म की प्रोडक्शन 10 kgs है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो 2 एडिशनल लोग पहले से फार्म पे काम कर रहे थे, उनके होने का या ना होने का फार्म की टोटल प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनका फार्म की टोटल प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या मे बी अगर वो पहले वर्क कर रहे थे तो दे वर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल।
So removing some people does not affect the overall production level. ऐसी सिचुएशन को ही अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब जनरली होता क्या है, क्योंकि वो 5 लोग पहले फार्म पे काम करते हुए तो दिख ही रहे थे, तो अपेरेंटली ऐसा देखने में लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, हर कोई एम्प्लॉयड है, जबकि एक्चुअल सिचुएशन ये होती है कि उनका काम करना या ना करना बराबर है, बिकॉज उनका कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्शन में नहीं है। क्योंकि ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट एकदम विजिबल नहीं है, हिडन है, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज मोस्ट विजिबल इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, लेकिन टाउन्स में और सिटीज़ में जैसे जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट के कैजुअल वर्कर्स हैं, उनमें भी अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट केवल रूरल फिनोमिना नहीं है, वो जितना रूरल फिनोमिना है वो उतना ही एक अर्बन फिनोमिना भी है। Now read till page 26 of your economics NCERT and then resume the video again. अब सवाल उठता है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए, इसके क्या सॉल्यूशंस निकाले जाएं। तो इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, इजीली समझने के लिए हम थोड़ा अपने आंसर को डिवाइड कर लेते हैं। पहले समझते हैं कि अर्बन एरियाज़ में क्या हो सकता है और फिर समझते हैं कि रूरल एरियाज़ में क्या हो सकता है। अर्बन एरियाज़ में अगर बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि चीप, इजी और अफोर्डेबल क्रेडिट लोगों के पास अवेलेबल हो, उनके लिए लोन लेना आसान हो, तो ईजिली लोग शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकेंगे और अपना स्मॉल स्केल बिजनेस खड़ा कर सकेंगे, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को काफ़ी हद तक टैकल करेगा। फिर हमारी कंट्री का अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी करें तो हमारी कंट्री की 60% पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन की कैटेगरी में आती है। लेकिन क्या वो सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है? तो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज हमारी कंट्री में इलिटरेसी काफ़ी हाई है। अगर हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में स्पेंडिंग करे, एजुकेशन सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करी जाए, तो नीति आयोग जो कि हमारा प्लानिंग कमीशन है, उसका ये कहना है कि एजुकेशन सेक्टर में ही तकरीबन 20 लाख जॉब्स आज की डेट में क्रिएट करी जा सकती हैं। सो एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट विल ऑटोमेटिकली लीड टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 20 लाख मोर पीपल। फिर हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट हेल्थ सेक्टर में भी हो सकती है। हॉस्पिटल्स को, डिस्पेंसरीज को, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसे बहुत एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकेगा। देन सिटीज़ में और अर्बन एरियाज में टूरिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल्सो टूरिज्म जो है ना, वो डायरेक्टली कोई एक बिजनेस को फ़ायदा नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि टूरिज्म एक साथ बहुत सारे बिजनेसेस को फ़ायदा प्रोवाइड कर सकती है। जैसे एक एरिया में जहाँ टूरिज्म डेवलप्ड हो, वहाँ की होटल इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी, रेस्टोरेंट चेन्स डेवलप होगी, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स डेवलप होंगी, टूरिस्ट गाइड्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इन जनरल अगर हम सोचने जाएं तो टूरिज्म लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर्स या बहुत सारे बिजनेसेस को बूस्ट मिलता है एक एरिया में अगर उस एरिया का टूरिज्म डेवलप्ड हो। सो हमारी गवर्नमेंट अर्बन एरियाज का टूरिज्म डेवलप कर सकती है, बिकॉज इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ अ लॉट ऑफ जॉब्स। हमारी गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग टूरिज्म को डेवलप करने से हमारे 35 लाख जॉब्स क्रिएट करी जा सकती हैं। देन हमारी गवर्नमेंट अगर ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में इन्वेस्ट करे तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब रोड्स कंस्ट्रक्ट होगी तो उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में कैजुअल लेबर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सो अर्बन एरियाज में बाय फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स हमारी गवर्नमेंट काफ़ी जॉब्स क्रिएट कर सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। नाउ इन रूरल एरियाज एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है और ड्यू टू लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ उनको वो फाइनेंस के लिए जाना पड़ता है मनी लेंडर्स के पास। मनी लेंडर्स उनसे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलते हैं, जिसके कारण उनकी ऑलरेडी कम इनकम और कम हो जाती है। सो उनको कोई बूस्ट नहीं मिलता, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। सो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी चीप और इजी लोन्स प्रोवाइड करेगी तो उसके कारण जो फार्म की ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ सकेगी। ऑल्सो जो फार्मर है वो मनी लेंडर्स की मैल प्रैक्टिसेस से भी बच सकेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग ईजी एंड चीप लोन्स टू द फार्मर्स। फिर रूरल एरियाज में डैम्स की कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल फार्म है और उसके आसपास कोई डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके दो फायदे हैं।
एक तो डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी उस एरिया में, और सेकेंडली उस फार्म पे जितनी भी एक्स्ट्रा लोग एम्प्लॉयड होंगे या अंडर एम्प्लॉयड होंगे एज वी जस्ट डिस्कस, वो साइट की कंस्ट्रक्शन में एब्जॉर्ब हो जाएगी. So construction activities can absorb a lot of unemployment of that particular area. उन लोगों को अपने फार्म के आसपास ही काम भी मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन का, एंड एडेड एडवांटेज इरिगेशन का तो लॉन्ग टर्म में होगा ही. सो कि विलेजेस की रोड्स जो है वो इतनी डेवलप नहीं होती, मेटल रोड्स नहीं है वहाँ पे, अनमेटल रोड्स हैं. सो अगर वहाँ पे रोड्स की कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में फिर से वर्कर्स तो एम्प्लॉयड होंगे ही, फिर ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होगी. तो बहुत लोग जो ड्राइव करने की केपेबल हैं, जो ड्राइव कर सकते हैं, वो ट्रक्स और ट्रैक्टर्स चला के जो सामान है, फूड ग्रेन्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकेंगे. सो काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्ब हो जाएगी इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. देन हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो बड़े बड़े फार्म्स हैं जहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उन फूड ग्रेन्स को प्रोसेस करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को उन फार्म्स के आसपास ही सेटअप किया जा सकता है इन सेमी रूरल एरियाज़ और सेमी अर्बन एरियाज़. जैसे कि अगर कोई शुगर केन का फार्म है, सो उस शुगर केन के फार्म के आसपास ही अगर एक शुगर मिल इस्टेब्लिश कर दी जाए तो वहाँ के जितने भी एक्स्ट्रा फार्मर्स होंगे या एक्स्ट्रा लेबरर्स होंगे, उनको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट उस शुगर मिल में मिल जाएगी जहाँ शुगर केन प्रोड्यूस हो रही है, वहीं के वहीं उसको प्रोसेस भी किया जा रहा है. So these are some points on creating more employment opportunities in urban as well as in rural areas. अभी सारे के सारे suggestions जो हमने डिस्कस करे, they require a lot of long term planning. हमारी गवर्नमेंट तो आती है 5 साल के लिए, सो केवल लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बेसिस पे हम ये सारे सजेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई हमें कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स की भी ज़रूरत होती है. हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स इनिशिएट करती है जिससे कि ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स देखे जा सकें, और इन्हीं में से एक प्लान है गवर्नमेंट का मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे 2005 में पास किया गया था. मनरेगा का बेसिक टारगेट है कि जितने भी लोग हु आर विलिंग टू वर्क उनको काम प्रोवाइड किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए. मनरेगा 2005 में पास किया गया राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए. इसमें उन लोगों को टारगेट किया जाता है, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ के लोगों को टारगेट किया जाता है हु आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क. काम करना चाह रहे हैं बट काम मिल नहीं पा रहा है. सो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है और ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाती है. ये गारंटी किया जाता है कि साल में कम से कम 100 दिन के लिए उनको एम्प्लॉय किया जाएगा. और अगर गवर्नमेंट उन 100 लोगों को या जितने भी लोगों को टारगेट किया गया है उनको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती तो उसके बदले में उनको एक एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाती है. दिस इज़ ओनली वन सच एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनिशिएट करती रहती है. Now read till page 29 of your economics NCERT. So that was it for this video. In the next video, we will cover the classification of organized and unorganized sector. Also, we will discuss the classification into public and private sector. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. For the complete playlist of this chapter, please click here. And for the next part of this chapter, please click here.